बात करते हैं अब की बार किसकी सरकार की, और अब बात हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती की, जो इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरी हैं। हालांकि मायावती ने इस बार खुद चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उनका नाम पीएम पद की मजबूत दावेदार के तौर पर लगातार देखा जा रहा है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लोकसभा की चुनावी रैलियों के दौरान केंद्र की नीतियों को निशाने पर रखा और हर मंच से एनडीए सरकार पर जोरदार हमला किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने करीब हर सियासी मंच से मतदाताओं को ये संदेश देने की कोशिश की कि मोदी सरकार बस कुछ दिनों की ही मेहमान है। अभी चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है। हालांकि बीएसपी अध्यक्ष इस बार लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर खुद मैदान में नहीं उतरी, लेकिन अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मायावती ने देश भर में 43 रैलियां की। मायावती ने मोदी सरकार के विजयी रथ को रोकने के लिए अपने धुर विरोधी समाजवादी पार्टी से भी हाथ मिलाने में संकोच नहीं किया और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव और आरएलडी चीफ अजीत सिंह के साथ मिलकर विरोधियों पर जुबानी वार करती रहीं। बीएसपी ने एसपी और आरएलडी के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से बीएसपी ने 38 और एसपी ने 37 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जबकि आरएलडी के हिस्से में 3 सीटें आईं। मायावती ने साफ तौर से कहा कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन नहीं है। मकसद साफ था कि देश में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस सरकार की उम्मीदें तलाशी जाएं। अखिलेश यादव ने तो मायावती को पीएम उम्मीदवार के तौर पर समर्थन देने की हामी तक भर दी। वैसे भी मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनके नाम देश की सबसे युवा महिला मुख्यमंत्री और पहली दलित सीएम बनने का खिताब भी दर्ज है और मौजूदा दौर में मोदी के मुकाबले पीएम पद की सबसे मजबूत दावेदार भी हैं। फिलहाल टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं, जिसके लिए नायडू मायावती से भी मिल चुके हैं। माना जा रहा है कि अगर चुनावी नतीजे एनडीए के पक्ष में नहीं गए तो विपक्षी दल मिलकर गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश करेंगे और अगर ऐसा हुआ तो प्रधानमंत्री पद के लिए मायावती का नाम भी आगे आ सकता है। टीम न्यूज नेशन। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, आनंद सहाय साहब और साथ ही साथ विनोद अग्निहोत्री जी। विनोद जी, सबसे पहले मायावती के बारे में शुरू से कहा जा रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये मैंडेट आता है तो ऐसे में मायावती पीएम पद की एक प्रबल दावेदार हैं। क्या अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो मायावती एक पीएम पद की कंटेंडर हो सकती है? निश्चित रूप से मायावती ने जब अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया था तो ये एक रणनीति के तहत इसीलिए किया गया था कि लोकसभा का चुनाव लड़ करके वो दिल्ली में अपनी दावेदारी करेंगी और उत्तर प्रदेश का मैदान अखिलेश के लिए छोड़ेंगी। और देखिए, जो मतलब एग्जिट पोल के अपने अपने आंकड़े हैं उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो एक विश्लेषण के तौर पर आमतौर पर लोग मान रहे हैं कि 45 से 50 सीटें जो है कुछ एग्जिट पोल्स ने भी दिया है गठबंधन की हो सकती है। बिल्कुल। तो वो एक चंक होगा, एक यूनिट होगा, वो सपा बसपा का मिला जुला होगा। जाहिर है अगर ममता बनर्जी 42 की 42 सीटें पश्चिम बंगाल में जीत जाए तो भी मायावती वाला जो गठबंधन होगा उससे आगे होगा। तो अगर कोई गठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद होगी तो मायावती के पक्ष में 2-3 बातें हैं। पहली बात यह है कि सबसे ज्यादा कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा संख्या बल उनके पास, दूसरा महिला, तीसरा दलित महिला, चौथा 4 बार उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री रही। तो ये सारी चीजें उनके हक में जाती हैं। तो अगर कोई सूरत बनती है तो मायावती पहली सबसे प्रबल दावेदार होंगी। और दीपक जी, आपको याद होगा 2008 में भी जब ये लेफ्ट ने विड्रॉ किया था न्यूक्लियर डील, तो भी मायावती एक बड़ी प्लेयर बन के आई थी और उन्होंने लेफ्ट को और सारे लामबंदी करने की उन्होंने बहुत कोशिश की थी। मुझे याद है अभी भी येरन नायडू के घर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें मायावती लीडर बन के उभरी। बिल्कुल। और एक तरह से कहीं ना कहीं एनडीए का भी उनको गुप्त रूप से समर्थन मिल गया था उस समय। अडवाणी जी उस समय एनडीए के नेता थे। तो मायावती के मन में आकांक्षा यह है कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर 4 बार बैठ चुकी हैं। अब उनको लग रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के सपने को पूरा करने के लिए एक बार अपने सपने को भी पूरा करें। जी आनंद जी, आपको क्या लगता है इन परिस्थितियों के अंदर अगर नरेंद्र मोदी को बहुमत नहीं मिलता है तो कांग्रेस क्या मायावती के नाम पर सहमत हो सकती है? कांग्रेस को अगर देखा जाए एक बड़ी यूनिट के तौर पर, स्वाभाविक तौर पर वो एक बड़ी यूनिट के तौर पर उभरेगी, तो मायावती के अंदर ऐसे क्या क्या पॉइंट्स है जिसके लिए कांग्रेस उनको कंसीडर करेगी आपके हिसाब से? नहीं, सहमति तो बन ही सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो बात हो रही थी उनके क्या क्वालिफिकेशंस हैं, उनका एक्सपीरियंस वगैरह क्या है, इनको देखते हुए
इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि ये सहमति इन पार्टियों के बीच में, मतलब यूपीए से आगे निकल के जो पार्टियां हैं जी, उनको जहां तक शामिल करने का सवाल है, तो उस समय जो डायनामिक्स बनेगी वो इस बात पर भी काफ़ी हद तक निर्भर रहेगा कि हर पार्टी की क्या संख्या आती है। ठीक है। और अगर यही सूरत हाल रहा कि एनडीए के जो समर्थन में लोग हैं उनके बाहर का कोई आ रहा है, तो ये इस ग्रुप में से कोई भी निकलेगा, ये जैसे कि मायावती जी, तो ये उनकी ये उधर भी ताक लगाएंगे कि वहाँ से भी दूसरे खेमे से इनको कुछ मिल रहा है कि नहीं। बिल्कुल, ये सारी बातें फिर खेल में आ जाएंगी। विनोद सर, अगर चंद्रबाबू नायडू भी मायावती से मुलाकात करते हैं और कांग्रेस का जिक्र जिसका दीपक जी यहाँ पर अभी आप कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि इस तरीके की संभावनाएं और ज्यादा विकल्प मजबूत हो जाती हैं कि अगर बीजेपी नहीं तो कांग्रेस के अलावा एक बेहतर विकल्प, एक बेहतर चेहरे के तौर पर तमाम विपक्षी दलों में सिर्फ और सिर्फ मायावती? नहीं, देखिए, मैंने जो बात कही ना, कांग्रेस के लिए भी ये सूरत जो है बड़ी अनुकूल इसलिए होगी कि कांग्रेस अगर अपनी सरकार नहीं बना सकती है, अगर उसका अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है, तो नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए वो मायावती को आगे करे। उससे उसके दो फायदे होंगे। एक तो एनडीए रुकेगा फौरी तौर पर जब तक वो सरकार चलेगी, उसके बाद चुनाव होंगे, क्या होगा बात की स्थिति है। दूसरी बात यह है कि दलितों में एक बड़ा मैसेज जाएगा कि पहला दलित प्रधानमंत्री बनाने का श्रेय कांग्रेस ले सकती है कि साहब देखिए, हमने जो है पहला दलित प्रधानमंत्री इस देश को। केवल कांग्रेस या विपक्ष के बाकी दल भी? तीसरा अनुराग, मायावती एक बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर हो जाएंगी, देवगौड़ा जैसे कर्नाटक से बाहर हो गए, तो उत्तर प्रदेश का मैदान जो प्रियंका गांधी 2022 की बात कर रही हैं, वो फिर कांग्रेस के लिए खुला हो जाएगा। और मायावती भी शायद कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर उतने मुखर रूप से कांग्रेस का विरोध न कर पाए उत्तर प्रदेश में, जो कि अभी करती है। आपको क्या लगता है विनोद जी, क्या ये चुनाव मायावती के लिए बेहद डिफाइनिंग फैक्टर है? खासतौर पर इसलिए क्योंकि इस बार वो अपनी 25 साल की करवाहट 25 मिनट में बुलाकर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया है। क्या परिस्थितियां आपको उत्तर प्रदेश में लगती है जिसके चलते पहले तो मायावती ने गठबंधन किया और एक नरेंद्र मोदी के ऑल्टरनेट के तौर पर वो अपने आप को पेश कर रही है, और खुद अखिलेश ने भी इस बात के इंडिकेशन दिए कि मायावती को वो इस तौर पर पेश करना चाहते हैं और वो एक कैपेबल कैंडिडेट है? देखिए, 2007 में जब पूर्ण बहुमत अकेले मायावती को उत्तर प्रदेश में मिला, उसके बाद मायावती जी को ये लगा कि उत्तर प्रदेश में वो बड़ी ताकत अकेले बन गई हैं, और उसके बाद उन्होंने लगातार 2009 का चुनाव, 2014 का चुनाव, 2012 का चुनाव और 2017 का चुनाव अकेले लड़ा, और लगातार उनकी पार्टी नीचे घटती चली गई। 2014 में एक भी सांसद नहीं ला पाई वो खुद भी, हालांकि वोट प्रतिशत 20% के आसपास था पूरे उत्तर प्रदेश। और 2017 में सिर्फ 18 या 19 विधायक जिता पाई वो। उसके बाद उनको लग गया है कहीं ना कहीं कि शायद उनका वोट बैंक जो 2007 में बना था वो अब नहीं रहा है, और वो अकेले जो है उत्तर प्रदेश में ताकत नहीं बन सकती। इसीलिए वो गोरखपुर वाला प्रयोग हुआ, गोरखपुर, फूलपुर और जो कैराना का प्रयोग हुआ, और उस प्रयोग से ये सर्वाइवल का सवाल भी है दोनों के लिए। तो ये जहां अस्तित्व का सवाल भी है, ये चुनाव के नतीजे मायावती जी को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं और अर्श से फर्श पे भी। मगर लखेड़ा साहब, इस बात का एहसास मायावती को भी है, इसीलिए 2014 के मुकाबले 2019 में जो उनकी पूरी चुनावी रणनीति है उसमें आक्रामकता कहीं ज्यादा नजर आती है, सक्रियता कहीं ज्यादा नजर आती है। 40 से ज्यादा रैलियां की हैं और सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। देखिए, ऐसा है कि ये बहुजन समाज पार्टी के लिए कहते हैं कि करो या मरो। अगर आप कुछ करेंगे तो आपको वोट मिलेंगे, आपको सीटें मिलेंगी। और 2014 में जो सुपड़ा साफ हो गया था मायावती का, तो उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर पिछले, क्योंकि उनके पास वो किसी सदन की मेंबर नहीं थी, राज्यसभा में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो पिछले 1-2 साल से मायावती इस पर, खास तौर पर 2017 के विधानसभा चुनाव से मायावती को ये बात एहसास हो गया था कि देखिए, अगर हम गठबंधन नहीं करेंगे, किसी के साथ मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ब्राह्मण और दलित गठजोड़ किया था, वो भी नाकाम हो गया क्योंकि ब्राह्मण सब खिसक गया। उसके बाद उन्होंने जो उनके धुर विरोधी मजबूरी में एक गठबंधन बनाया, जिसके साथ वो मेल नहीं खाता था उनका सामाजिक संगठन ग्रास रूट लेवल पर, बड़ा वर्टिकल डिवीजन था, और यही कारण था कि वो संकुचित करते रहे लास्ट मूवमेंट और उसका असर दिख रहा है। 40 सीटें मिल रही हैं एग्जिट पोल में लगभग इस गठबंधन को उत्तर प्रदेश में। ये उसी का नतीजा है। देखिए, दोनों को फायदा हुआ है, कुछ वोट प्रतिशत शिफ्ट नहीं हुआ है। अगर दोनों के वोटों को 2014 के हिसाब से मिला ले तो 2 लाख का
अगर मार्जिन बैठ रहा है तो 1 लाख ही शिफ्ट हुआ, 1 लाख ने अपनी दूसरे ठोर तलाश लिया, वो भाजपा में खिसक गया यार, वोट डालने नहीं गया, तो लेकिन उसका असर पड़ा है। और अगर आज 50% अगर सीटें मिल रही हैं तो केवल इसलिए मिल रही हैं कि मोदी मैजिक और मोदी ब्रांड को नकारा है इन्होंने ग्रास रूट लेवल पर, ये उस एकता का परिणाम है। आनंद जी, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर एक वाकई रेनबो कोलिशन उनको बनाना था तो उन्होंने आरएलडी को शामिल किया, एसपी को शामिल किया, उनके साथ बीएसपी आई, कांग्रेस को इन्होंने क्यों अलग रख दिया? क्योंकि अगर वो केंद्र की सत्ता के बारे में सोचते तो उस हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में इनको कांग्रेस को साथ लेके चलना था। क्या कारण था कि मायावती और अखिलेश यादव दोनों ने इस अलायंस में कांग्रेस से परहेज किया है? इसका जवाब आपको मिलेगा 2017 के अलायंस को देखते हुए। अगर वैसा होता तो हमको लगता है कि इनकी रणनीति फेल हो जाती। फिर जो कांग्रेस और अखिलेश दोनों बैठ गए 17 में, कमोबेश वही होता। लेकिन मेरा ये भी मानना है, अभी जो कह रहे थे उससे आगे थोड़ी बात ले जाता हूँ, कि अगर कुल मिला के 40 पे ये सीमित रहे गठबंधन वाले, तब तो हमें लगता है कि इनका प्रोग्राम सफल नहीं हुआ। 40 से काम नहीं चलने वाला है। तो आपके हिसाब से कितनी सीटें कि ये गेम में बने रहेंगे? गेम में बने रहने के लिए यूपी जहां 80 सीटें हैं कुल मिला के, वहां पर अगर आपके पास 55 सीट के करीब नहीं आती है गठबंधन की, क्योंकि मायावती तो खुद 38 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं जी, तो हमें लगता है कि इसका मतलब बीजेपी को 35 के करीब मिल रही हैं सीटें लगभग। अगर 40 गठबंधन की आती हैं तो इनका हाँ कांग्रेस के 4-5 2-3 पता नहीं अधिकतम 3, तो वो फिर हमें लगता है कि प्लेयर तो बने रहेंगे, लेकिन बहुत आप करें कि कम से कम 55 सीटें अगर गठबंधन को मिलती हैं तो फिर ज्यादा स्थिति बेहतर हो सकती है। लेकिन विपक्ष किस तरीके से देख रहा है इस गठबंधन को? बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने न्यूज नेशन से बात की और कहा कि मायावती की शख्सियत ऐसी है कि हार जीत का फर्क उन पर नहीं पड़ेगा, लेकिन माना कि गठबंधन में मायावती के रहने से इसका फायदा सपा को हो सकता है। सर, एक सवाल सपा बसपा को लेकर के, जो गठबंधन हुआ, अगर वो नेट टू नेट फाइट नहीं भी दे पा रहा तो भी आपको लगता है कि बसपा को ज्यादा फायदा हुआ सपा की तुलना में महागठबंधन में? वो कौन कर सकते हैं, कौन कह सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता किसने वोट ट्रांसफर किया किसने नहीं किया। मैं इतना जानता हूं कि मायावती के एक शब्द पर सब वोट्स ट्रांसफर होते हैं। पहली बार इन दोनों के गठबंधन टूटी क्योंकि समाजवादी पार्टी के वोट ट्रांसफर नहीं हुए, तो यादवों का वोट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों की पर्सनालिटी बनी है और दोनों चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और इसमें इनकी हार जीत में से उनकी ना पर्सनालिटी घटेगी ना बढ़ेगी। विनोद जी, अगर मायावती और गठबंधन इन चुनाव में, हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हैं कि अगर आशातीत प्रदर्शन नहीं कर पाता है, उसके बाद बहुजन समाज आंदोलन का देश में और उत्तर प्रदेश में किस तरह का फ्यूचर आप देखते हैं? मायावती जी के लिए बड़ी चुनौती होगी उस वक्त बहुजन समाज को अपने साथ एकजुट बनाए रखना, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही वो प्रयोगशाला थी जहां काशीराम जी ने बहुजन समाज की आंदोलन की नींव डाली। DS4 और बामसेप को मिला के BSP बनी 1984 में। मैं तो उस दौर से उसको कवर करता रहा हूँ, और देखिए कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के उन्होंने किस तरह से, मायावती जी खुद चुनाव लड़ती थी और चुनाव हारी भी, कई बार बिजनौर से पहला चुनाव लड़ी थी। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 1993 में जब पहली बार सरकार बनी, सपा बसपा की मिलीजुली, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने, तब से बहुजन समाज आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश में एक ताकत बना, और बाद में मायावती जी उसके नेता बनी। काशीराम जी के निधन के बाद उन्होंने पूरी कमान संभाली। लेकिन जो विस्तार बहुजन समाज आंदोलन को काशीराम जी राष्ट्रीय स्तर पर देना चाहते थे, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं रुकना चाहते थे। मायावती जी ने वो नहीं किया, उन्होंने अपना फोकस उत्तर प्रदेश तक ही रखा, उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति तक सीमित रखा। उन्होंने अपने नारे बदले, अपना एजेंडा बदला, बहुजन समाज। लेकिन विधायक, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, विधायक राजस्थान से भी चुनकर आए, मध्य प्रदेश में भी लड़ाई लड़ी, उत्तराखंड में भी लड़ाई लड़ी। अनुराग जी, वो विधायक, वो जो काशीराम जी खेती कर गए थे उसकी फसल थी। काशीराम जी चाहते थे राजस्थान मध्य प्रदेश में सरकारें बने उत्तर प्रदेश की तरह, वो नहीं हो पाया। जो काम, चूंकि मेरा काशीराम जी से बहुत मिलना जुलना था, उनके जो पूरा डिजाइन था, और इसीलिए काशीराम जी के जमाने के सारे लोग मायावती जी के पास से सब अलग हट गए या हटा दिए गए। खैर, वो एक इतिहास की बात है। अगर आशातीत सफलता नहीं मिली मायावती जी को, और ये सपा बसपा अलायंस वैसा
नहीं क्लिक किया तो निश्चित रूप से अखिलेश के सामने भी चुनौती होगी और मायावती जी के सामने भी चुनौती। लेकिन अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं दीपक जी, और वो कहते हैं कि हम अब बढ़ रहे हैं आगे की ओर। इसका क्या कुछ मतलब? इसका यह मतलब है कि शायद उन्होंने आगे की कोई ना कोई रणनीति को सोच रखा है, आगे उनको क्या करना है, अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये, क्योंकि राजनेता को भी सोचना पड़ता है कि आगे के लिए उसकी परिस्थितियां क्या बनेंगी। लेकिन विनोद जी, मैं 1997 के पंजाब इलेक्शन को कवर करने गया और तब मुझे एक यूनिक मौका मिला जब कांशीराम भी मंच पर थे और मायावती भी मंच पर थी, और मैंने कांशीराम से पूछा कि क्या आपने मायावती जी को अपना सक्सेसर घोषित कर दिया है? तो कांशीराम जी ने न केवल इसकी घोषणा की और उनका यह कहना था कि यह दलित की बेटी देश की प्रधानमंत्री एक दिन जरूर बनेगी। ये इनकी घोषणा थी, ये उनकी भविष्यवाणी थी, और साथ ही साथ अपनी विरासत को उन्होंने मायावती को उस इंटरव्यू के दौरान सौंपने की घोषणा भी की थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि देश में ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां बनेंगी कि कांशीराम का वो सपना पूरा होगा? बिल्कुल बन सकती है। इस चुनाव में अगर नतीजे त्रिशंकु संसद आई और विपक्ष गोलबंद हो गया, जिस तरह की कवायद चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं, आप याद कीजिए जिस तरह सुरजीत ने 1996 में जो कवायद की थी, जब भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी और 13 दिन की सरकार गिरने के बाद जिस तरह एक थर्ड फ्रंट की सरकार बनी थी कांग्रेस के समर्थन से, या विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार इस देश में चल चुकी है। एक कंधे पर जो है वामपंथी पार्टी वाले ढो रहे थे, दूसरे कंधे पर पालकी को जो है बीजेपी ढो रही। मतलब पहली बार भाजपा और लेफ्ट एक साथ थे। और मुझे तो टीवी की डिबेट से याद है जब जोशी जी और माकपा के बड़े बुजुर्ग नेता एक साथ बैठ के जो है कांग्रेस पर हमला करते थे और एक दूसरे को बच्चे डिफेंड करते थे। तो वो मतलब बीजेपी के बड़े नेता दूरदर्शन में डिबेट्स होती थी, तो वो भी दौर इस देश ने देखा है। तो इस वक्त निश्चित रूप से सबसे बढ़िया मौका होगा अगर त्रिशंकु संसद आती है कांशीराम जी के सपने को पूरा होने का, क्योंकि मुझे नहीं लगता मायावती जब दलित वाला कार्ड खेलेंगी तो उस दलित कार्ड को, दलित और महिला, उसको डिनाई कौन करेगा? बिल्कुल कांग्रेस। लेकिन उस रणनीति पर लगातार लगता है दीपक जी काम किया है मायावती ने, क्योंकि 2014 में वोट शेयर 20% तक खाता तक नहीं खुला था उत्तर प्रदेश में, और यहाँ एग्जिट पोल में लगभग 40 सीटें मिल रही हैं सपा बसपा। लेकिन अनुराग, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि नंबर किस तरह के आते हैं और जनता किस तरह का वर्डिक्ट 2019 के अंदर देती है, उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन मायावती को इस रेस से कभी बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारतीय राजनीति इतनी डायनामिक है, इतनी रंग बिरंगी है, इतने रेनबो कोएलिशन लेकर चलती है कि ऐसी परिस्थिति में उनके जैसी शख्सियत को राइट ऑफ करना राजनीति के अंदर बेहद मुश्किल है।